Hello, friends. I am Dr. Vijay Verma, child specialist, Haridwar, Director JP Health Paradise and Research. Today is 7th May 2021, and I am with Mr. Manish Pandey. Mr. Pandey, he is a TCH engineer, Tata Consultant Services, and from Pune. By chance, he came here at Haridwar and he got infected with corona. On 3rd 5th 2021, he came to my clinic and brought by Mr. Dubey, Sri Vibhat Dubey. Yes, sir. They are just like our, I'm their family physician since long. So they have so much confidence on me that they came, their brother-in-law, with severe COVID. So severe, at the time of admission, जिस समय ये आए थे, he is having severe dyspnea, and the SpO2 level was go down to the up to the 80 even. जब आप यहाँ आए थे कैसी तबीयत थी आपकी? हालत बहुत बुरी थी और हालत बहुत बुरी थी और ऑक्सीजन लेवल 80, 85, 86 या 83 बोल सकते हैं। सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है? उस समय उतना आसानी से सांस नहीं ले पा रहा था। जब आप आए थे उस समय ट्रीटमेंट जैसे शुरू किया था, उसकी कितनी देर के बाद आपको अच्छा लगने लगा था? मुझे उस दिन से या फिर आप बोले नेक्स्ट डे से मुझे थोड़ा फर्क लगने लगा था। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ पहले दिन जैसे ही आप 10:30 बजे यहाँ आए, उस समय से कितनी देर के बाद आपको अच्छा लगने लगा? मैं भाप उप लिया थोड़ा बहुत, भाप लेने के बाद मतलब विद फर्स्ट थेरेपी योर डिजीज प्रोग्रेशन स्टॉप्ड इट एंड यू सीम्स फील लिटिल बेटर। या जब ये यहाँ आए थे तो 1 मई ये यहाँ हॉस्पिटल में गए थे और हॉस्पिटल में इनको यूजुअल थेरेपी, स्टेरॉइड्स, पैरासीटामॉल, जिंक एंड विटामिन्स स्टार्ट किए हुए थे। यहाँ आने के बाद हमने सारी दवाइयाँ इनकी बंद कर दी और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन से इन पे एक्ट किया। मेरी रिसर्च है, दिस इज़ डेंगू रिसर्च, जिसका जो हमने CTRI रजिस्ट्रेशन 2017 में कराया और 3 साल के रजिस्ट्रेशन का ये 3 इयर्स जो इसका पीरियड था 2020 में अक्टूबर में ये कंप्लीट हुई। एंड विद दिस एविडेंस now I am fully confident that with this treatment on the basis of Ayurvedic principle, which is comprised of Snehan and Basti and other medicines with diet and nutrition, practically this is all nutritional therapy. ये एक तरह से पूरा सा आहार ही है, आयुर्वेदा एक आहार ही होता है, लेकिन उसको एक प्रिंसिपल के साथ में अगर हम इस्तेमाल करेंगे कि जैसा हमारी एंशियंट बुक्स में, क्लासिकल बुक्स में लिखा हुआ है चरक में, तो 100% केसेस में सफलता मिलेगी। अब हमारा इंस्टीट्यूशन जो है बोल्डली, कॉन्फिडेंटली एंड विद एविडेंस ऑफ nearly 3,000 of cases can claim that we can treat all viral diseases confidently. I am a child specialist and in children cases there is lot of viral diseases and most of the diseases of viral origin I am applying. There is all evidences with all protocols, SpO2, जो SOP, I am practicing it. So this research is in the domain of Bharat Sarkar, the Government of India, Ministry of Ayush. I have already presented my case, and even Corona Protocol 2 is already deposited there. They have just examining it. I don't know when they will replicate it. Even AIIMS Rishikesh has taken my protocol and they assure me that they will replicate the same. So in this case of corona, I have got this experience that
मुझे ये अनुभव हुआ एक बहुत बड़ा कि हम एज ए एलोपैथिक डॉक्टर्स या एलोपैथिक डोमेन जो है हमारा, इसमें अभी हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज कैसे हो गए हैं कि एक मेडिसिन स्टार्ट होती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और हर मेडिसिन के अंदर जब हम देखते हैं, क्योंकि कोरोना के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें इम्यूनिटी चाहिए, हमको इम्यूनिटी चाहिए, और सब लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इवन वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन तो इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी देने के लिए है। बट इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम वन एंटीहिस्टामिन, तो पहली एंटीहिस्टामिन क्या करती है, हमारी जो नोज़ है उसको ड्राई कर देती है, और जबकि ये नेज़ल सिक्रेशन इज द डिफेंस रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। दूसरा हम पैरासीटामोल देते हैं जब हमारे अंदर फीवर होता है। दैट फीवर टू इज़ ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, क्योंकि टेम्परेचर जब रेज होगा तो वायरस बैक्टीरिया किलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी वर्क एज ए मीडिया। अब दो फैक्टर हो गए, जैसे हमने एंटीहिस्टामिन दिया, जो सिक्रेशन नॉर्मल आना चाहिए था, जो वायरस को बाहर निकाल देता, वो वहीं का वहीं सूख जाता है। दूसरा हम पैरासीटामोल देते हैं, उसका फीवर डाउन कर देते हैं। तो इनिशियली फेज से पहले दिन से ही हमने इसकी इम्यूनिटी कम कर दी। सेकेंड फेज आ गया, स्टेरॉइड देना शुरू कर रहे हैं। अभी ब्लाइंडली स्टेरॉइड दिया जा रहा है, पहले दिन से ही दिया जा रहा है, दूसरे दिन से ही दिया जा रहा है, और प्रोटोकॉल यह है कि इनिशियल फेज में स्टेरॉइड मत दो, सेकेंड फेज में दो जब साइटोकाइनिन स्ट्रॉन्ग होता है। बल्कि अब कोई मेडिसिन ऐसे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि इनिशियल फेज में आप मत दो और सीवियर में दो, तो वी शुड वेट फॉर द सीवियर। इट मीन्स दैट टू इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन। और अभी स्टेरॉइड में भी बहुत कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और साइटोकाइनिन स्टॉर्म इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्ड, it is serious defense mechanism when there is lot of antibodies are manufactured in our body because of the serious viremia. अब दूसरी चीज़ आ गई, तीसरी चीज़ आ गई, फिर रेमडेसिविर आ गया। अब रेमडेसिविर के लिए भी क्या है कि वो आप सीरियस नहीं, आप शुरू में दे दो, लेकिन देर इज़ नो इफेक्ट ऑन द वायरस, बट देर इज सम चांसेस कि 2-3 डेज लेस उसको होगा, बट देर इज़ नो इफेक्ट ऑन दी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। अब फोर्थ आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए पैरामीटर हैं कि 93 से नीचे आए तो आप ऑक्सीजन दीजिए। बस श्री मनीष पांडे जी जब इस समय हमारे पास आए थे तो थोड़ा सा चल के आए तो उनका ऑक्सीजन लेवल 80 आ गया था, घर में उनका 84-85 चलता रहा। हमारे पास ऑक्सीजन बैकअप था, लेकिन आई रिस्ट्रेन इट। मैंने कहा नो, योर ऑल अदर पैरामीटर्स आर ओके, से देर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन एट द मोमेंट। जब भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हम तुरंत देंगे। फिर मैंने देखा कि नेक्स्ट डे इनका SpO2 82, 83, 84 चलता रहा, लेकिन इनको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आया। 3 दिन का जो स्टेरॉइड ये खा चुके थे और पैरासीटामोल ले चुके थे, चौथे दिन मेरे पास आए तो उसको जो विड्रॉ किया है उसकी इफेक्ट की वजह से इनको थोड़ा सा वीकनेस आई। दैट इज़ स्वाभाविक, दैट इज़ नॉर्मल। वो जब भी हम विड्रॉ करते हैं किसी चीज़ को, तो थर्ड डे इनको हल्का फीवर होना शुरू किया। वो भी एक नेचुरल फिनोमेना था, फीवर आना ही था, पैरासीटामोल ये ले रहे थे, उससे दबा हुआ था, लेकिन फीवर एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है, फीवर को आप मत दबाइए। अब ये सारी मेडिसिन जितनी भी हम अभी इस्तेमाल करते हैं सब कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं। अब आ रही है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में सीधी सी बात है कि जो पेशेंट का प्लाज्मा आप दे रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसमें और भी क्या वायरस वगैरह हो सकते हैं। और अब ये ICMR भी कह रहा है कि प्लाज्मा से कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं तो कोई ऐसी मेडिसिन एलोपैथी में नहीं बती है जो श्योर शॉर्ट कह दे कि पेशेंट इज इम्प्रूविंग एक्सेप्ट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का पैरामीटर अगर 91, 92, 93 दे दिया कि इसके बाद वो सीरियस है, उसके बाद अगर जब हम ऑक्सीजन देते तो बॉडी ऑक्सीजन पर हुक हो जाती है। क्योंकि हम किसी बच्चा अगर लड़खड़ा रहा है उसको सहारा देंगे तो वो आपकी उंगली पकड़ लेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जैसी ऑक्सीजन के ऊपर जा रही है तो पेशेंट जो है 12 दिन, 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक ऑक्सीजन के ऊपर ही वो हो जाते हैं। और ऑक्सीजन इटसेल्फ में कहा सम डैमेज।
अभी ये आ रहा है कि उसकी नोज़ की ब्लीडिंग भी होती है, उसकी स्वेलिंग भी अंदर आ जाती है, तो ऑक्सीजन भी इन्फ्लामेशन कहीं ना कहीं कर रही है। हमारी बॉडी दो तरह से फाइट करना शुरू करती है। जब हम एलोपैथिक सिस्टम में जाते हैं तो हमारी बॉडी एक तो एलोपैथिक सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट से और दूसरे बीमारी से, तो उसके लिए दो फ्रंट खुल जाते हैं। अब ये मेरा एक बोल्ड स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि मेरे पास एविडेंसेस हैं और ये सारी की बातें साइंटिफिकली फैक्ट हैं। अब बात ये उठती है कि अब हम आयुर्वेदिक प्रिंसिपल कर रहे हैं। आयुर्वेद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे आयुर्वेद इज़ नॉट ए सिंगल मेडिसिन। जो जितना भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स या वो जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं कि एक ये दवाई दे दो इससे ठीक हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ये आपको फिर रिविजिट करनी पड़ेगी। आपको अपने चरक संहिता में जाके देखिएगा तो ज्वर की परिभाषा देखिएगा। अभी तक आयुष डिपार्टमेंट ने कोरोना फीवर, जिसको ज्वर कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन नहीं है कि ये आयुर्वेदिक डायग्नोसिस क्या है। वात ज्वर है, वात पित्त ज्वर है, वात पित्त कफ ज्वर है। तो सबसे पहली बात यह है कि निदान तो होना चाहिए, डायग्नोसिस तो करो कोरोना की, उसके बाद ट्रीटमेंट करो। ये ट्रीटमेंट सब लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई नई चीज़ तो मैंने की नहीं। ऑलरेडी इट इज़ बीइंग प्रिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल बुक, जो कि मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरे रिसर्च के अंदर है। अब ये बात होती है कि भाई अगर आप कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं। अब ये न्यूट्रिशन फैक्ट है। सबसे पहली चीज़ तो हमको वो चीज़ अवॉइड करनी है कि जिसकी वजह से आपको इम्यूनिटी ख़त्म ना हो, जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस न मिले। अभी सबसे बड़ी एक टर्म आ रही है सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम क्या है कि SIRS, ये ICU केयर के अंदर जब भी हम एक इंट्रावेनस इंजेक्शन भी देते हैं, एक इंजेक्शन भी देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, या हम वेंटिलेट करते हैं, ट्यूब डालते हैं, या और कोई भी मॉलिक्यूल देते हैं, तो उससे सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। दैट वो भी अपने आप में डेंजर है। अब एक तरफ तो हम इन्फ्लामेशन को कम करना चाह रहे हैं कोविड के, दूसरी तरफ हम वो मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और बढ़ रहा है। तो ये तो बड़ी कंट्रास्ट वाली थेरेपी चल रही है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ पिछले एक साल से कोरोना में, हमने देखे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी स्टेटमेंट चेंज होते हैं। आप क्लोरोक्विन से अगर शुरू करेंगे इतिहास, तो क्लोरोक्विन में शुरू में बड़ा क्लोरोक्विन हुआ, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया। लैंसेट जैसे जर्नल ने इसको क्लोरोक्विन को, उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद में ये रेमडेसिविर की अब आ गई। रेमडेसिविर की 2-3 बार स्टेटमेंट आ रहे हैं, प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं। शुरू में कहा दे दो, फिर कहा मत दो। उससे पहले स्टेरॉइड के लिए हो गया। शुरू में कहा स्टेरॉइड नुकसान करेगा, अब नहीं, स्टेरॉइड बीच में फ़ायदा करता है। तो इस तरीके, और फिर ये प्लाज्मा थेरेपी आ गई। ICMR ने कहा प्लाज्मा थेरेपी शुरू में दे दो, अब कहता है ICMR के नहीं, एक्सपीरियंस हो गया है, देने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं भी सबसे बड़ी बात यह है, ये जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं, इनका डोज कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा। जो डोज उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी वही डोज आंख बंद करके सारे हॉस्पिटल्स में दिया जा रहा है, जबकि उनकी हाफ लाइफ देखने के लिए, प्लाज्मा हाफ लाइफ देखने के लिए ड्रग डोज कैलकुलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अभी अगर एक डोज दी गई, 8 घंटे के बाद दूसरी डोज देने से पहले उसके प्लाज्मा में कितनी डोज का कंसंट्रेशन है वो देना चाहिए, तब उसके बाद कैलकुलेशन करनी चाहिए। फिक्स डोज दिए जा रहे हैं। अगर 200 मिलीग्राम है इंट्रावेनसली 3 टाइम्स, तो वो दे दे चले। ये नहीं कि आफ्टर 24 आवर्स दैट डोज हैज़ एक्यूमुलेटेड इन दी किडनी कंपनसेटेड पेशेंट और हार्ट कंपनसेटेड पेशेंट और कोमॉर्बिडिटी। कहीं भी मेरी नॉलेज में ऑल ओवर इंडिया में ड्रग डोज कैलकुलेशन नहीं हो रही है, जो कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम आ गया। अब आप पांडे जी बताइए कि हमने आपके साथ किया क्या था। क्या मतलब जो कैसे हमने ट्रीटमेंट किया, अब इसको उतार दो। नहीं, हमारा ऑयल जो मसाज हो रहा था, काफ़ी हर रोज़ का मसाज हो रहा था हमारा। और उसके बाद आयुर्वेदिक का जो खाना है, आयुर्वेदिक खाना, दलिया खिचड़ी, ये सब में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे हम लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, मसाज से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और नॉर्मल दवाई जो आपने दिया था, वो दवाई तो मैं खा रहा था, लेकिन मुझे जहाँ तक फ़र्क लग रहा है मसाज से हुआ था। हाँ, और वो जो इंसर्ट था मेडिसिन
जिससे कि मुझे ऐसा लगा है कि जो कि पूरे बॉडी में मुझे कफ निकला भी है, एंड अब मुझे काफ़ी उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और उससे फ़ायदा जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि 2 या 3 दिन के बाद से उससे मुझे फ़ायदा होना लग शुरू हो गया था। तो और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। जब आप यहाँ आए थे जब आप यहाँ आए थे तब आपको लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊँगा? नहीं, तब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी ठीक होऊंगा। मतलब इसमें सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और वीकनेस, जब मैं आया तब मुझे पता चला कि मेरी हालत सचमुच बहुत ख़राब थी, क्योंकि मैं बेड पे था। जब उतर के चल के इधर आने लगा तब मुझे पता चलने लगा कि जितना मैं खुद के बारे में सोच रहा था उससे ज़्यादा हालत ख़राब है। लेकिन फिर भगवान की कृपा से अभी ठीक। दुबे जी, जब आप यहाँ आए थे तब कैसी तबीयत थी इनकी और आपकी मन स्थिति कैसी थी? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं लोग कि भगवान, डॉक्टर एक तरफ भगवान होता है, दूसरा तरफ डॉक्टर भी भगवान का ही रूप होता है। तो मनीष जी जो हमारे दामाद भी हैं, ये लोग पूना से आए थे छुट्टियां बिताने के लिए। यहाँ आने के बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद हम लोग होम आइसोलेशन में इनको रखा हुआ था हमने। वहाँ स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। तो फिर हमें, चूँकि डॉक्टर विजय वर्मा जी जो हमारे फैमिली डॉक्टर भी रहे, लगभग 30-35 साल से हमारा इनका फैमिली डॉक्टर के रूप में हम लोगों ने इनसे चिकित्सा लिया है। तो अचानक हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम डॉक्टर साहब से मिलें और अपनी पीड़ा बताएं। डॉक्टर साहब के पास जब हम अपने पेशेंट को लेकर के आए तो उन्होंने देखते ही हमें आश्वस्त किया कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम इनका इलाज करेंगे। और अपने, ये हमारे पेशेंट तो ही, साथ में हमारे बच्चे भी हैं। तो डॉक्टर साहब ने वेरी फर्स्ट डे, जिस पोजीशन में हमारे पेशेंट मनीष जी आए थे, हालत सच में उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमारे लिए एक एक पल, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा था। हम कंफ्यूज थे कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। अस्पतालों में कहीं जगह नहीं है, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है। जिससे भी बातें करते थे सब कहते थे यार ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा ऑक्सीजन हमारा आखिरी उपाय है, लेकिन हम इनको आयुर्वेद तरीके से हम इनको ठीक करेंगे और मुझ पे बिलीव करो। तो मैंने, एक कहावत है बिलीव एंड क्योर, तो मैंने डॉक्टर साहब के और कहने पर, और चूँकि डॉक्टर साहब ने आश्वस्त भी किया और हम, मुझे पूर्ण विश्वास भी था कि डॉक्टर साहब ज़रूर ठीक करेंगे। तो भगवान ने हमें डॉक्टर विजय वर्मा के रूप में एक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर दिया है। आज वो हमारे लिए भगवान बन के आए हैं और हम उम्मीद करते हैं, अभी हमारे मनीष जी काफ़ी अच्छे हैं और इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 93-94 तक आ गया है। उम्मीद करते हैं जल्द वो स्वस्थ होकर घर भी जाएंगे। और हम कुछ और भी बताना चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है, हम देख रहे हैं कि लोग जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, किसी को गैस ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किसी को वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आयुर्वेद से भी ठीक हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी डिस्क्राइब भी किया, मैं भी कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था जिसपे ICMR के बारे में, चूँकि हम लोग इस फील्ड के हैं नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर, जितने भी जो अफरा तफरी का माहौल अभी पूरे देश, पूरे विश्व में चल रहा है, तो कहीं न कहीं आयुर्वेद भी एक जरिया बन सकता है और सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर विजय वर्मा जैसे लोगों को, सरकार को भी कहीं न कहीं इनको आगे लाने की ज़रूरत है और इनको पैनल में ला करके इनसे भी उपचार कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर विजय वर्मा जी कि आपने एक भगवान के रूप बनकर आप हमारे लिए आए और आपने हमारे पेशेंट को, जो अभी तक ठीक हैं, ईश्वर की उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये ठीक स्वस्थ होकर जल्द घर जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभात जी।
तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ है कि HRCT स्कोर 12 दैट शोज 48% लंग इज इन्वॉल्व। इनिशियली जब ये आए थे तो इनका रेस्पिरेटरी रेट कम से कम 50 से भी अबव था, टेकिपनिया था, टेकिकार्डिया था, और प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी जैसे कि कोरोना निमोनिया में हो रहा है। लेकिन जो रिजॉल्विंग होता है यहाँ पर, कई केस में हैंडल कर चुका हूँ, वो इतना स्मूथली रिकवरी हो रही है कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी एडवर्स रिएक्शन, विदाउट एनी अनकम्फर्ट टू दी पेशेंट, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो उसकी अपनी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती जाती है और पेशेंट की लाइफ उसके हाथ में आ जाती है। जबकि हम ऑक्सीजन देके एक तरह से उसको हुक्ड कर देते हैं उसकी बॉडी को, जो कि मिनिमम होना चाहिए। अब हम आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे अगर आएँ तो बहुत वास्ट प्रिंसिपल है, लेकिन अभी वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बस इतना बताना चाहूँगा कि खाली एक दवाई आयुर्वेद नहीं हो सकती है, ये पूरा एक न्यूट्रिशन है, और इस न्यूट्रिशन को आपको 4 इसके डायमेंशंस हैं। डायमेंशन नंबर 1, न्यूट्रिशनल हमारा कैसे जाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। खाने में आयुर्वेद में साफ लिखा हुआ है कि ज्वर के अंदर लंघन परम औषधम। लंघन परम औषधन का मतलब है फास्टिंग, और फास्टिंग में 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है कि फास्टिंग 15 घंटे के बाद में हमारी बॉडी में ऑटोफेजी स्टार्ट होती है। ऑटोफेजी क्या है कि हमारा एक एक सेल के अंदर वैक्यूल्स बनते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को खा जाते हैं। तो ये हम ऑटोफेजी को हम स्टिमुलेट करते हैं, उसके लिए हमको फास्टिंग करना है। अब जब फास्टिंग जैसी करना शुरू कर दें तो बॉडी के अंदर की सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप अंदर कंज्यूम होने लगती हैं, टॉक्सिन्स ख़त्म होने लगते हैं। और फास्टिंग में क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजनेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए। हम कुछ भी खाने के बाद में हमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा डाइवर्शन हो जाता है ऑक्सीजन का उधर। तो हमें मिनिमम ऑक्सीजन के साथ में हमारे टिश्यूज़ हेल्दी रहने लगते हैं फास्टिंग के अंदर। और फास्टिंग में हमें एनर्जी तो देनी है, हमें उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम आपको इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं। आप उसमें घर में नींबू पानी वगैरह बना के दे सकते हैं, और साथ में शहद जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, टॉनिक भी है। उसके अंदर जो फाइटोविटामिन्स हैं, जो फ्रक्टोज वगैरह है, वो इंस्टेंट एनर्जी भी देता है और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। इम्यून बूस्टर है वो, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है वो। तो शहद में थोड़ा सा काली मिर्च और अदरक का रस मिला के वो दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार चाट लें। फास्टिंग इज़ द फर्स्ट। अब जब सेकंड या थर्ड डे भूख लगने लगे तब हम शुरू करते हैं दलिया। दलिया में यहाँ का तो दलिया दूसरा है, लेकिन आप जौ का सत्तू ले सकते हैं, चने का सत्तू ले सकते हैं। ये सिर्फ 2 चीज़ लीजिए, गेहूँ, चावल, चीनी और दूध। ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, गेहूँ, चावल, चीनी और दूध। सिर्फ फास्टिंग, हनी, उसके बाद जौ का सत्तू और चने का सत्तू। इसके साथ हम सब्जियां जो भी आपको इच्छा करे ले लें, फ्रूट्स ले लें और पतली दाल ले लें। ये हमारा थर्ड डे से प्रोटोकॉल शुरू हो जाएगा। जितनी भूख लगेगी तभी खाएं, क्योंकि हंगर जो है ना ये अपने आप में बॉडी को जब हंगर आ जाती है तो समझ लीजिए कि बॉडी इज़ रिकवरिंग। फर्स्ट साइन होता है बीमारी का भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड फर्स्ट साइन होता है रिकवरी का भूख लगते रहना। अब ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, जो ये पैरामीटर हैं कि 93 से नीचे हो जाए तो ऑक्सीजन लगाओ, इसको मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ। बॉडी कैन सस्टेन, COPD में हमने देखा है कि 70 तक जिनको क्रॉनिक रहता है, जिनको ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, वो भी सर्वाइव करते रहते हैं काफ़ी दिनों तक। वो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक्यूट के अंदर बॉडी अगर स्ट्रांग है तो, और उसके दूसरे पैरामीटर जैसे उसका ब्लड प्रेशर है, उसका पल्स है और उसका जो बायोगैस एनालिसिस है वो आपका करीब करीब नॉर्मल है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन एट ऑल। आप 80 तक भी ऑक्सीजन नहीं दे, लेकिन इसके साथ में आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के साथ में ट्रीटमेंट होना चाहिए। सारी चीज़ें एक साथ होंगी तभी ट्रीटमेंट होगा। तो पहला तो बताया डाइट, दूसरा बताया ये शहद के साथ में और ये सब लेना है। अब मैं दूसरा बताता हूँ ऑयल एप्लीकेशन। तो जो ये मसाज हम करते हैं ये आयुर्वेदिक मसाज है। इसमें क्या होता है, कोरोना के अंदर जैसी इन्फेक्शन होता है
और लंग्स में ऑक्सीजन या इसमें कमी होने के बाद में पेरिफेरल वैस्कोडाइलेशन हो जाता है। तो उसमें जो पेरिफेरी में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचाने के लिए एक नेचुरल सिस्टम है जो सेल्स के लिए डायलिटेशन होता है, उसमें बीपी भी लो होने लगता है। अब उसको ठीक करने के लिए हम पूरा ऑयल का मसाज करते हैं, जिससे थोड़ा न्यूट्रिशन भी जाता है, ऑयल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये फैटी एसिड्स वगैरह ये सब होते हैं इसके अंदर, फाइटोविटामिन्स वगैरह। तो उसमें तिल का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तिल का तेल पूरी बॉडी पे खूब अच्छी तरह से दिन में 2 बार कम से कम तर करके रखते हैं उसको, और उसी के साथ में आप तिल का तेल मुंह में भी उसको अच्छी तरह से गार्गल कर सकते हैं और नाक में भी दे सकते हैं। तिल का तेल कोई आयुर्वेदिक अगर मिल जाए जो कि वेलनेस क्लिनिक में इस्तेमाल होता है, जैसे क्षीरबला वगैरह ये तेल है, वो और भी अच्छा रहेगा। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप घर पे अपने तिल का तेल खूब अच्छी तरह से लगा लीजिए और उसका खूब अच्छी तरह से दिन में 2-3 बार कुल्ला वगैरह करके मुँह में ही रख के उसको पी सकते हैं, नाक में 1-2 बूंद डाल सकते हैं। तो ये ऑयल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको थोड़ा सा भी डिस्पनिया है तो डोंट डू एनी फिजिकल एक्सर्शन, ओनली पुट माइल्डली स्मूथली ऑयल एज मच एज, बिल्कुल ड्रेंच कर दीजिए उसको ऑयल को। तो ये 2 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, एक तो फास्टिंग हो गया, दूसरा न्यूट्रिशन हो गया, तीसरा मसाज हो गया। और अब चौथी चीज़ जो है वो है कि ऑक्सीजन कब देना है, कब नहीं देना है। ऑक्सीजन के लिए मैंने बता दिया कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि 93 से नीचे आए तो ऑक्सीजन तुरंत शुरू। वो आप जब हम पहले दिन ही स्टार्ट करते हैं और हमको 12 आवर्स और 24 आवर्स में बॉडी की कंडीशन अच्छी होने लगती है, उसके दूसरे पैरामीटर अच्छे होने लगते हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन एट ऑल। अब 4th स्टेज जो है वो है फीवर। फीवर में क्या होता है कि जनरली जहाँ 100 या 101 फीवर हुआ तुरंत पैरासीटामोल देते हैं। इवन कोरोना इन्फेक्शन में अगर किसी को पॉजिटिव भी है तो अभी प्रोटोकॉल है कि सीधे पैरासीटामोल दे दो। बट जब आप पैरासीटामोल देखेंगे और पायरेक्सिया देखेंगे और डिफेंस मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फीवर इटसेल्फ इज़ ए इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि वायरस के जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो पायरोजेंस होंगे, उसकी वजह से पायरेक्सिया होता है। और पायरेक्सिया जब रेज्ड हो जाता है टेम्परेचर तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। जब तक आप कंफर्ट में हो आप फीवर को होने दो, बुखार को चढ़ने दो। अगर 101-102 होने लगता है, टेकिकार्डिया ज़्यादा है, तो कोल्ड स्पंजिंग करो। कोल्ड स्पंजिंग बहुत आसान है। पूरे बदन पे आप गीले कपड़े की पट्टी अच्छी तरह से रख दीजिए और उसको गीली चादर भी उड़ा दीजिए, उसके ऊपर पंखा खोल दीजिए। टेम्परेचर हमेशा कोल्ड स्पंजिंग से ही उतारना चाहिए और हाइड्रेशन वगैरह सब मेंटेन करें। उसके बाउल मूवमेंट्स वगैरह चेक करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर आप डॉक्टर की सलाह लें। और मैं सभी डॉक्टर से, मेरे कई फ्रेंड जा चुके हैं, अभी मेरी एज ग्रुप के कई लोग जा चुके हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव अभी 2 जगह आईसीयू में भर्ती हैं, लगातार 12-12 दिन, 15-15 दिन, 16-16 दिन उनको कोई बाईपेप पे है और कोई हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। और फिर वेंटिलेटर, जहाँ मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाते हैं, एंड वी आर पुशिंग द ऑक्सीजन ऑन ए इन्फ्लेम्ड लंग, जहाँ पर एक जो कैपिलरी में थ्रोम्बोसिस हो गई है, वहाँ से हम ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं उसको ऑक्सीजन को अंदर डालने की। ऐसा नहीं है, उसमें समय लगता है। रिजॉल्व जब होगा, जब उसकी कैपिलरी में ब्लड दौड़ेगा, तभी तो वो ब्लड जो है ना ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। जब अगर ब्लड ही उसका चोक हो गया, इसीलिए अभी कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं कि उनको थ्रोम्बोसिस, जो माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो रही है, जिसकी वजह से ये अंदर इवन ब्रेन के अंदर भी क्लॉटिंग हो रही है और इसके अंदर भी क्लॉटिंग हो रही है, लंग्स के अंदर, और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी चल रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लामेशन है ये खाली लंग्स के अंदर कंटेंट नहीं है, ये ऑल ओवर बॉडी के कैपिलरी सिस्टम और एल्वियोलाई के साथ में कैपिलरी और आर्टियोल तक को भी इन्फ्लेम कर रहा है, जिससे पूरी बॉडी के सारे होते हैं। डेंगू के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि हमने जैसी ये थेरेपी शुरू करी है तो अब हम डेंगू का ट्रीटमेंट विदाउट प्लेटलेट क्लेम करते हैं, क्योंकि जैसी ब्लीडिंग होती है मैंने देखा कि लेस देन 10,000 में पेटिगिल हेमरेज थे, गम ब्लीडिंग थी और ब्लीडिंग दूसरी थी, वो तुरंत स्टॉप होती है। ये मेरी प्रूव हो चुकी है। उसी के बेसिस में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने सभी डॉक्टर भाइयों से भी अनुरोध करूँगा कि आप इसको डीपली एनालाइज करें। कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे
इस पे भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरा हर स्टेटमेंट साइंटिफिकली रीज़नेबल है और बिल्कुल ट्रुथ है। और ट्रुथ का कारण ये है कि आज हमारे मनीष जी जो हैं वो सत्य की वजह से ही जिंदा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी डॉक्टर साहब के सारे बातों को जितना मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैं मेडिकली उस तरीके से बात नहीं कर पाऊँगा जिस तरीके से डॉक्टर साहब बात करते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है आयुर्वेदिक के से रिलेटेड, और इतना डीपली मैंने पहली बार देखा है। तो पर्सनली मैं, एक फेथ होना अलग बात है, हाँ फेथ था मुझे, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस होना अलग बात है। और ये पर्सनली मैं बोलूँगा बहुत सारी चीज़ों में मिरेकल की तरीके से मुझे फ़ायदा हुआ है इसमें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, अगला वीडियो में मैं और कोशिश करूँगा इसको एलोबरेट करने की।